नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विजेंद्र सिंह। आइए हम बात करते हैं यूपीएससी की इस मधुर साला में। जैसा कि जानते हैं कि यूपीएससी 5 जून को प्रस्तावित है। उसके लिए ओजंग टीम के द्वारा आपके लिए एक मास्टर ब्लास्टर एक बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें एक कोर एरियाज़ पर काम करते हुए आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। जिसमें हिस्ट्री को डॉक्टर नलिन सर कराएंगे, पॉलिटिक आप मेरे साथ एंजॉय करेंगे, इकोनॉमी कुसुम मैम के साथ आप पूरी इकोनॉमी का एक पूरा कोर एरिया जान पाएंगे। साथ में ज्योग्राफी पीबी सर के द्वारा और साइंस वैभव सर के द्वारा, और साथ में जो एक मेन एरिया होता है जहाँ से यूपी प्रीलिम्स में क्वेश्चन अत्यधिक मात्रा में पूछे भी जाते हैं और बनता भी है, तो ओजांग सर और कुसुम मैम के द्वारा करंट अफेयर के पूरे सेगमेंट को रेडी कराया जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी समय है, इन दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। पूरी जानकारी लेने के बाद मिनिमम फीस, जिसकी फ़ीस जो है 10,000 समथिंग रखी गई है, इस फीस में एक पूरी पॉलिटी के या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पूरे पिलर्स पे काम करते हुए, प्रीलिम्स के चीज़ों को मानक मानते हुए या कोर एरिया से जहाँ से प्रश्न आते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा। तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो एक नाव है, आपकी जो यूपीएससी की यात्रा है, इस यात्रा के लिए अनेकों कहीं ना कहीं जो रुकावटें आ रही हैं कि प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाना, या आपका आंसर राइटिंग अच्छा है, या आपके पास नॉलेज ऑफ बेक कितना बढ़िया है, उसके उपरांत अगर प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हो पा रहा है या फर्स्ट टाइम आप इस प्रीलिम्स में बैठ पा रहे, तो उस डर को दूर करने के लिए इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा। और आप इस सबसे लाभान्वित होने के बाद आपको खुद फील होगा कि हाँ, किस तरीके से पढ़ाई की जाती है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, सारी चीज़ें आपके यहाँ मिल जाएंगी। जैसा कि जानते हैं कि आप पॉलिटी मेरे माध्यम से या मेरे आंतरिक तरह से आप लोग करेंगे, तो आज हम चर्चा करते हैं पॉलिटी सेगमेंट पर। जैसा कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पहली क्लास में कि हम प्रेम्बिल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि पहला टॉपिक क्या है, प्रेम्बिल है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि प्रेम्बिल से जो प्रश्न हैं वो कंटिन्यू पूछे जाते हैं। वो प्रेम्बिल से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था कि प्रेम्बिल का जो रोल है वो एग्जाम में प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। इट मीन्स मतलब हम ये कह सकते हैं कि मेंस प्रीलिम्स सभी में क्या होता है, इसका रोल रहता है। अगर हम मेंस में रोल की चर्चा करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से प्रस्तावना में रिपब्लिक शब्द को कहीं ना कहीं वो डिफाइन करने के लिए पूछ रहा है, और रिपब्लिक के साथ में वो वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान स्थिति के अनुकूल आपसे प्रश्न को लिखावट के रूप में कहीं ना कहीं बात कर रहा है। अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो संविधान की प्रस्तावना के इंपोर्टेंस, महत्व के बारे में चर्चा करने के लिए बोल रहा है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेम्बिल। तो संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक के बारे में पूछना चाह रहा है कि राजनीति का दर्शन है या नहीं है, या कैसे किया गया, इन सब के बारे में। तो आप ये मान के चलें कि प्रीलिम्स का प्रेम्बिल का रोल जो है प्रीलिम्स में रहता है। 2020 में क्वेश्चन आया हुआ देख लीजिएगा, प्रेम्बिल से ही क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद 2021 में भी, पहले ही क्वेश्चन 2017 में भी क्वेश्चन दिया गया है। तो ये कह सकते हैं कि प्रीलिम्स का जो रोल, प्रेम्बिल का जो रोल है, प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं प्रत्येक वर्ष 1 या 2 क्वेश्चन देखने को आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से मिल जाते हैं। अब हमें इसको पढ़ना क्या चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए? जैसे आप जानते हैं कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का मतलब है कि कोर एरियाज़ पर काम करना। तो अगर प्रीलिम्स को पहले ढांचे के अंतर्गत तोड़िएगा कि हमें प्रीलिम्स में पढ़ना क्या क्या है प्रीलिम्स के लिए, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि एग्ज़ाम में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है पूछने का, एग्ज़ाम में इसे किस तरीके से वो पूछता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे बन पाते हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मेंस में क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं। इन सब दायरे को आपको दिमाग में रखते हुए आपको जब किसी टॉपिक की समझ को विकसित करना पड़ेगा तो आप उसके अनुकूल तैयारी करेंगे। उसको रिसोर्स कहाँ से इकट्ठे करना है ये भी जानना पड़ेगा। नंबर 2, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से इसको लिया गया है, उद्देश्य प्रस्ताव से इसको लिया गया है, उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जानना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बारे में जानना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंस यानी इनके महत्व जो है, सिग्निफिकेंस जो है, इसके महत्व क्या क्या है। इसकी आलोचना के बारे में आपको, क्रिटिसिज्म के बारे में जानना पड़ेगा कि क्या क्या इसकी आलोचना हम लोग कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग के मूलभूत ढांचे में आप लोग इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। साथ में जो इसके एलिमेंट्स, जो तत्व हैं, उन तत्वों के बारे में जानना पड़ेगा कि क्या डेमोक्रेसी क्या होती है, रिपब्लिक क्या होता है, सोवरेनिटी क्या होती है, एंड देन इसके बाद डेमोक्रेटिक के साथ जो भी जस्टिस है, लिबर्टी है, डिग्निटी है, देन यूनिटी ऑफ पर्सन है, एंड देन उसके पश्चात देखा जाए तो इसमें ये जितनी भी फर्टिनिटी है, ये जितने भी शब्द हैं, इनको आपको आराम आराम से पढ़ना पड़ेगा। साथ में कुछ मुद्दे हैं, कुछ इशूज वगैरह हैं जो उनके बारे में जानना पड़ेगा कि संविधान का ये पार्ट है या नहीं है, संविधान का पार्ट नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है। उसके बाद आपको इसमें जानना पड़ेगा कि इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जब इन सब चीज़ों को समाहित करेंगे तो आपके दिमाग में एक प्रेम्बिल को लेते हुए क्या बन जाएगी, पिक्चर बन जाएगी प्रेम्बिल क्या होता है। तो मैंने कल भी बताया था कि प्रेम्बिल एक प्रकार से किसी भी बुक का एक इंडेक्स है।
जैसे संविधान के अंतर्गत जो चीज़ें समाहित की गई हैं, संविधान का वो दर्शन है जहाँ ये दिखाता है कि ये संविधान के अंतर्गत ये स्वरूप है, ये संविधान का उद्देश्य है, वो स्वरूप को एक कंठस्थ तरीके से समाहित किया गया है कि इसमें प्रेम्बिल में। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेम्बिल एक प्रकार से कह सकते हैं कि संविधान का दर्शन है। जैसे जब भी कोई एक पिक्चर बनती है तो पिक्चर बनने के बाद जब उसका पिक्चर का नाम रखा जाता है, तो जब नाम रखा जाएगा तो आप जानते हैं कि नाम क्या रखा जाएगा, नाम रखा जाएगा जो जिसके अंतर्गत जैसी जैसी क्रियाएं हो रही होंगी। तो ऐसे ही जब संविधान को बनाया गया तो बनने के उपरांत और बनने से पहले सोचा गया कि संविधान के अंतर्गत हमने क्या क्या निहित करना है और क्या क्या चीज़ें निहित की गई हैं, उसका पूरा सार संक्षिप्त तरीके से जो विवरण है हमने कहाँ रख दिया है, प्रेम्बिल में रख दिया गया। तो प्रेम्बिल क्या एक आदर्श और स्वरूप को डिनोट करता है, किसके, संविधान के ढांचे को। तो यही सब चीज़ें बातें करनी है। इसमें बहुत सारे लोग संविधान की प्रस्तावना के बारे में लंबी लंबी चर्चाएं करेंगे। यार क्या पूछता है प्रश्न को देखिए पहले यार। तो यही सब चीज़ें आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। जैसे आपको पढ़ना क्या है इसके बारे में, पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, इन वर्डों पे फोकस करना है कि प्रेम्बिल यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना के 4 एलिमेंट के रूप में इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि प्रस्तावना उद्देश्य का, जिसको हम लोग कह सकते हैं। इसके 4 पार्ट को इंपॉर्टेंट मानते हुए पहले ही पढ़ना है। ये मेन पिलर्स हैं या मेन पॉइंट है जो आपको प्रेम्बिल के लिए तैयार करने हैं। पहला पॉइंट, पावर और सोर्स या सोर्स ऑफ पावर क्या है इस प्रेम्बिल की या संविधान की। तो आप जानते हैं कि हमारे इंडिया के अंतर्गत क्या है, डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में जो ताकत होती है वो जनता पीपल्स में होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 साल में हम लोग किसी भी शासक को हम लोग चेंज कर देते हैं, जैसे अनुभूति होती जनता के माध्यम से। तो राजनीतिक पार्टियां भी सरकार जब चला पाती हैं जब जनता ने किसको चयन किया गया है। तो यहाँ पे जो पावर है परिवर्तन करने की वो किसके पास है, जनता के पास है, यानी पीपल्स के पास है। अब आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रूसों ने भी कहा भी था कि जनता की जो वाणी होती है, जनता की जो क्रियाएं होती हैं वो ईश्वर की क्रिया होती है, यानी जनता की जो वाणी होती है वो ईश्वर की वाणी होती है। इसका मतलब ये रहा कि यहाँ से कहीं ना कहीं परिवर्तन करने की जो क्रियाएं हैं वो किससे की जाती है, जनता के माध्यम से की जाती हैं। लेकिन समझेंगे कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे कैसे की जाती हैं, सब बातें आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आगे चर्चा करेंगे इसका फॉर्म क्या है, मतलब इसका स्वरूप क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी स्वरूप क्या है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आपके एग्जाम में लगातार ये कहीं ना कहीं सीक्वेंस वाइज प्रश्न पूछता रहता है। कभी कभी यहाँ से इनके शब्दों के अर्थ पूछता है। सोवरेनिटी में संपूर्ण प्रभुत्व क्या होती है, सोशलिस्ट समाजवाद क्या होता है, इसके बारे में जानना पड़ेगा। क्या वर्तमान में जो समाजवाद है कहीं ना कहीं आर्थिक नीति के कारण क्या प्रभावित हो रहा है, तो क्या समाजवाद की अवधारणा को आर्थिक नीति लागू होने से प्रभावित होने से अप्रासंगिक हम लोग कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, इन सारे मुद्दों को हम डिस्कशन करेंगे। दोनों पॉइंटों को लेकर हम लोग चलेंगे कि हमें कंसेप्ट कैसे पढ़ना, हमें एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ना है, हमें पूरी कहानी या पूरी ये गाथा को नहीं गाना है, ध्यान रखना। आगे सेक्युलर पंथ निरपेक्ष क्या होता है, सभी धर्मों को समान दिया गया, तो क्यों आज के समय में जो जितना भी जातिवाद हो रहा है या जितना भी समुदायवाद हो रहा है इसकी वजह क्या निकला, जब प्रेम्बिल में ही डाल दिया गया कि हमारे पास पंथ निरपेक्ष है, सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा, सभी को स्वतंत्रता है अपने धर्मों के प्रचार प्रसार करने की, लेकिन फिर भी विरोध के कारण अपराध की दरों में लगातार वृद्धि क्यों हो पा रही है। तो ये सब चीज़ समझेंगे इसके माध्यम से। फिर हमारे पास डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक है, तो लोकतांत्रिक का जो एक ढांचा है वो क्या है, ध्यान रखना। आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक मतलब जनता का शासन, तो हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारे पास प्रेसिडेंटली रूल नहीं है। तो अब प्रेसिडेंटली सिस्टम में और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या अंतर होता है, यहाँ पे अगर प्रेसिडेंटली रूल होता तो क्या फॉलो होता, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो हम किस तरीके से उस चीज़ों को स्टैब्लिश कर पाते हैं, ये सब इसमें जानेंगे। साथ में रिपब्लिक लोकतंत्र की अगर बारे में चर्चा करेंगे। जो गणतंत्र है, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत नहीं होता है, हेरिडिटरी नहीं होता है, कहीं ना कहीं चुनाव के माध्यम से बदलते रहते हैं। तो वंश के आधार पर हमारे इंडिया में सिस्टम को नहीं लगाया गया है। तो ये क्या है, इसके स्वरूप है जो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कहीं ना कहीं प्रेम्बिल के पार्ट में डाला गया है, जहां इनके दर्शन की बातें करता है। पर्पस मतलब इसका उद्देश्य क्या होगा, तो आप जानते हैं कि इस संविधान के अंतर्गत जो प्रेम्बिल है उसका जो उद्देश्य है वो क्या होगा, सभी को न्याय देना, जस्टिस देना। अब न्याय कितने प्रकार का होगा, लगातार वो सीक्वेंस कभी कभी पूछा जाए कि न्याय को कितने प्रकार में रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जो न्याय के रूप में बांटा गया है। तो लेकिन कैसे कैसे बांटा, इनको हम लोग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। अगला पॉइंट क्या लिखा है, लिबर्टी, स्वतंत्रता के बारे में जाना गया। स्वतंत्रता कितने प्रकार की रखी गई है। इक्विटी मतलब समानता, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता, क्या सभी को बराबर प्रतिष्ठा दी जाएगी, जो एक मानवीय जीवन जीने के लिए प्रतिष्ठा दी जाती है। आर्टिकल 15 भी यही कहता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या ऐसा होने से भेदभाव होने में कमी आई है, नहीं आई है, ये सब चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। डिग्निटी ऑफ पर्सन, व्यक्ति की जो मानवीय जीवन जीने की गरिमा है, यानी एक व्यक्ति गरिमा के साथ जीवन जी पाएगा, तो एक आदमी सांस ले पा रहा है और एक आदमी खुशहाल जीवन जी पा रहा है, उन दोनों में क्या अंतर होता है यहाँ हम समझेंगे, ध्यान रखना।
साथ में यहाँ फर्टिलिटी बंधुत्व कह सकते हैं हम लोग। तो भाईचारे की जो भावना को हमें इस्टेब्लिश करना है, तो क्या संविधान के अंतर्गत प्रेम्बिल में जो ये वर्ड लिखे गए हैं, इनके वर्ड के डिनोट होने से कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंतर में तो कमी आया होगा। तो इन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे आज के एस्पेक्ट को लेते हुए। एकता, यूनिटी मतलब एकता क्या होती है? एकता का मतलब ये होता है कि भारत का एक प्रकार से ऐसी भावना को विकसित करना है कि पूरा भारत क्या है, एक है। एंड देन यहाँ से इंटीग्रिटी यानी कह सकते हैं अखंडता। तो यहाँ ये क्या है, यहाँ से मनोवैज्ञानिक सोच है, भौगोलिक सोच है। भौगोलिक सोच का मतलब है कि पूरा भारत क्या एक है, किसी को अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये सब वर्डों को वन बाई वन करके समझेंगे। और साथ में इसमें इन्वॉल्व किया गया है कि जो डेट है, जो तारीख है, आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था, जिसमें सिर्फ 15 आर्टिकल को इन्वॉल्व कर दिया गया था। बाकी के जो आर्टिकल हैं 26 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश किए गए थे। तो ये सब बातें अगर आपके दिमाग में है कि लिबर्टी क्या होती है, जस्टिस क्या होता है, सोवरेनिटी क्या होती है, सोशलिस्ट क्या होता है, तो तब हम समझ पाएंगे प्रेम्बिल का पूरा आधारनुमा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पूरी चर्चा के बारे में कि प्रेम्बिल की आज डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन में हम वन बाई वन करके चीज़ों को करेंगे। पहला पॉइंट यहाँ से क्या है, सोवरेनिटी देखिएगा। सोवरेनिटी मतलब एक प्रकार संप्रभुता। भारत एक जैसा मुल्क है, जब आज़ादी के तरफ बढ़ने के उपरांत देखा तो लगातार हमारे इंडिया में फ्रांस के लोगों ने भी, या कह सकते हैं कि एक प्रकार से डेन ने, अंग्रेज़ों ने, मुगलों ने कई प्रकार से शासन किया। शासन करने के पश्चात देखा गया कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर, देश की ऊपर जो कार्य करने की क्रियाशैली है, उस पर कोई प्रभावित ना डाले। तो हमने प्रेम्बिल में ही डाल दिया संप्रभुता, मतलब एक ऐसा वर्ड डाला कि जहाँ से लगे कि हम स्वतंत्र हैं। संप्रभुता मतलब एक प्रकार से स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब है कि स्वतंत्र है मतलब क्या करने के लिए, अपने निर्णय लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। अब निर्णय कैसे ले सकते हैं? निर्णय दो प्रकार के हो सकते हैं, देखिएगा। तो डिसीजन है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। ये आंतरिक निर्णय भी हम लोग ले सकते हैं और बाहरी निर्णय भी ले सकते हैं। अब आंतरिक निर्णय और बाहरी निर्णय दोनों ही लेने में क्या है, भारत स्वतंत्र है। इसमें किसी का और ऊपर का किसी का कोई दबाव या प्रेशर या कोई प्रकार से कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से किसी की हस्तक्षेप नहीं होगा। अब आंतरिक निर्णय क्या होंगे? चाहे वो आंतरिक निर्णय आर्थिक निर्णय हो, इकोनॉमिकल, जिसको रिफॉर्म जितने करने हैं इंडिया कर सकता है आराम से, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा विदेशी शक्ति का। चाहे वो सामाजिक निर्णय हो, एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सामाजिक निर्णय हो, समाज में कोई परिवर्तन करना हो, जैसे आपने देखा भी होगा तलाक का मुद्दा हमने परिवर्तन किया, कोई मतलब ही नहीं बन रहा भारी शक्ति का। या यहाँ से राजनीतिक हो, तो राजनीति में कोई परिवर्तन करना हो तो उस पर भी क्या स्वतंत्र है आंतरिक निर्णयों लेने के लिए। अगर बाहरी निर्णय की बात करेंगे तो बाहरी निर्णय का मतलब हुआ कि जैसे कोई युद्ध करना हो तो उसमें इंडिया अपने आप में स्वतंत्र है, किसी से भी युद्ध कर सकता है, नहीं कर सकता उसकी मर्जी है, किसी के साथ रह सकता है। या किसी संधि करनी हो, समझौता करना हो, तो ये जितनी भी बातें हैं इन सब में स्वतंत्र है इंडिया। लेकिन समस्या यहाँ निकल के आती है कि आज की संप्रभुता है भारत के अंतर्गत, क्या संप्रभुता जैसी इस्टेब्लिश की गई है ऐसे ही कण देखने को मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। जितनी भी विदेश नीतियां हैं उनको इंडिया क्या करता है, अपने हिसाब से आपस में क्या करता है, समझौते संधियां करता रहता है विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी में। तो क्या इसमें किसी का हस्तक्षेप है कि पाकिस्तान या अमेरिका ही कहने लगे कि भाई तेरे को इससे विदेश नीति नहीं करनी है या तेरे को इससे व्यापार नहीं करना? इन सब में क्या स्वतंत्र है। तो संप्रभुता एक ऐसा शब्द संविधान में जोड़ा गया जहां पे भारत को अपनी स्वेच्छा के आधार पर, अपनी स्वतः आंतरिक शक्ति के आधार पर डिसीजन लेने की क्या है, क्षमता इस्टेब्लिश की गई है। लेकिन समस्या यहाँ निकल के आती है कि आज के हालातों में देखते हुए यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है मेंस का। अब मेंस का प्रश्न क्या बनेगा, उसको वन बाय वन करके देखिए, हम प्रीलिम्स मेन दोनों को फोकस करके आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आप देखेंगे मजा आ जाएगा। कैसे, क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहां से देख लीजिए। क्वेश्चन बना है कि संविधान की प्रस्तावना में जो वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसको सोवरेनिटी कहते हैं, जो आदर्श वाक्य है अप्रासंगिक हो चुका है, चर्चा कीजिए। मतलब जो संपूर्ण प्रभुत्व शब्द है, ये आज के वर्तमान हालातों में क्या यह एक सिर्फ वाक्य रह चुका है, शब्द रह चुका है, इसका प्रयोग हम लोग वास्तविक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा है नहीं है। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, पर्यावरणीय मुद्दे हों तो विश्व के मुद्दे जितने भी होते हैं इंडिया को मानने पड़ते हैं। आतंकवाद के जितने मुद्दे हों इंडिया को मांगने पड़ते हैं। WTO के जो मुद्दे हों हमको मानने पड़ते हैं। जितनी भी ऐसी क्रियाएं होती हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि परमाणु जितने भी शस्त्र के मुद्दे होते हैं वो मानने पड़ते हैं। तो क्या बाहरी शक्ति का या बाहरी देशों के एक संगठनों का प्रभाव भारत की संप्रभुता पे पड़ता है, नहीं पड़ता है? तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ जी पड़ता है। लेकिन समस्या यहाँ निकल के आती है कि हम लोग आज एक प्रकार से कह सकते हैं कि पर्यावरण जो राष्ट्रीय संप्रभुता के आधार पर हम लोग लगातार जो इंप्रूवमेंट कर रहे हैं वो पोल सोवरेनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। पोल मतलब साक्षी संप्रभुति की
संप्रभुता की तरफ हम लोग बढ़ पा रहे हैं। साक्षी मतलब एक प्रकार से पूरे विश्व को एक भारत की नजरों से देखने का प्रयास करें, यानी पूरे विश्व को एक होने का प्रयास करने का प्रयास करते हैं कि पूरे विश्व में कोई आतंकवाद ना पैदा हो, पूरे विश्व में पर्यावरण का मुद्दे पैदा ना हो, पूरे विश्व में व्यापार की नीति कोई समस्या पैदा ना हो। तो इस चीज को देखते हुए यहाँ पे अगर प्रश्न पूछेगा तो इस पॉइंट से ही एक प्रश्न बन सकता है कि क्या आज के हालातों में तो हम ये कह तो सकते हैं हाँ, कहीं ना किसी स्तर पर विदेशी शक्तियों का, विदेशी संगठनों का कहीं ना कहीं इंडिया की एक संप्रभुता पर क्या है, अटैक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे साक्षी संप्रभुता की तरफ हम लोग बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीके से पूरा इंडिया एक है, पूरा वर्ल्ड भी क्या अपने आप में एक है, क्योंकि पर्यावरण किसी एक देश के द्वारा प्रभावित नहीं होता, पूरे वर्ल्ड के द्वारा प्रभावित होता है। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि मेंस के क्वेश्चन को भी देख लिया कैसे ऐसे निकल सकता है, और हमने पूरे उसके अर्थ को भी समझ लिया। तो इस तरीके से हम लोग वन बाई वन करके चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, वास्तविक तरीके से आनंद की पराकाष्ठा प्राप्त हो रही है। अगला वर्ड आपके सामने बता आ रहा है सोशलिस्ट, जिसको कह सकते हैं समाजवाद। देखिए, समाजवाद कई लोग इस प्रकार को कह सकते हैं कि मार्क्सवाद एक प्रकार समाजवाद है, मार्क्स का समाजवाद अलग है। अब मार्क्स का समाजवाद भी अलग है, और क्योंकि समाजवाद का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं समानता को पैदा करना। उस समानता आप जानते हैं कि संविधान के भाग नंबर 3 में भी आप जानते हैं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत क्या है, इन्वॉल्व किया गया। लेकिन समाजवाद कैसा पैदा करना, इसका एक विषय बन जाता है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज द इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म, यानी जो भारतीय क्या है, एक प्रकार से ब्रांड है, क्योंकि भारत के अंदर मार्क्सवाद समाजवाद नहीं है, भारत के अंदर लोकतांत्रिक समाजवाद है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है। अब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होगा तो वहां पे क्या है, हमारे यहाँ इंडिया में क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित मतलब है कि यहाँ निजीकरण भी होगा, यहाँ पूंजीवाद भी होगा। तो यानी विश्वास करता जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र क्या है, इसमें समाहित किए गए हैं, शासित किया गया। तो यानी भारत का समाजवाद का मतलब है कि भारत के समाजवाद के अंतर्गत ये है कि समानता को पैदा करना। समानता का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं जो असमानताएं फैले हुई हैं, जैसे आय की असमानता को कम करना, गरीबी के स्तर को कम करना, या जितने भी मजदूर वंचित वर्ग हैं उनका कल्याण करना। तो ये सब चीज़ें हम समझेंगे। समाजवाद हमारे यहाँ मार्क्सवाद नहीं है, हमारे यहाँ समाजवाद कैसा है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। और लोकतांत्रिक समाजवाद की जो अवधारणा है, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर DS नकारा 1985 में, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 1985 में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, DS नकारा, और इन्होंने क्या किया, समाजवाद की पूरी अवधारणाओं क्या किया, उल्लेखित किया, और वहां पे इस समाजवाद की परिभाषा को उल्लेखित किया, ये समाजवाद के शब्द को परिभाषित किया। और उसमें कहा गया कि समाजवाद का अर्थ ये होता है कि आय की असमानता कम करना, आय की असमानता कम करना। एक आदमी 100 रुपये कमाता है, एक आदमी 2 रुपये कमाता है, तो यानी कहीं ना कहीं उनके बीच का जो गैप है वो कम हो जाए। ये समाजवाद का क्या है, परिभाषित किया गया एक वर्ड है, जिसको DS नकारा ने 1985 में सुप्रीम कोर्ट के केस में परिभाषित किया गया। उसके बाद क्या है, गरीबी को कम करना, गरीबी कम नहीं करना, गरीबी के अंतराल को कम करना। यानी कह सकते हैं जहां पे आज 10 लोग गरीब हैं, कल वहां पे कुछ लोग गरीब हों, यानी कह सकते हैं कि एक प्रकार से गरीबी के जीवन के स्तर को कम करना। यानी कह सकते हैं कि जीवन का जो असमानता है, जीवन जीने की जो क्रियाएं हैं, उनकी असमानता को कम करना। और तीसरा है, थर्ड पॉइंट जो उन्होंने किया था परिभाषित, वो क्या है, यहां से गरीब का या वंचित जो है उनका कल्याण करना, या वंचित वर्गों का कल्याण करना। ये 3 बातें ध्यान में रखिएगा कि यही समाजवाद का क्या है, पूरा परिभाषित है। तो इंडिया में समाजवाद कैसा है, इंडिया में समाजवाद है 3 पॉइंटों पे, कि आय की असमानता को कम करना, एक प्रकार से गरीबी के अंतराल को कम करना, ये कह सकते हैं कि जीवन का जो स्तर है, लाइफ स्टाइल है, उसको कहीं ना कहीं उनके बीच में जो गैप है उसे कम करना। और तीसरा पॉइंट मैंने बताया आपको, गरीबों को वर्गों का क्या करना है, कल्याण करना, ध्यान रखना। तो ये सब चीजें समाजवाद को रहते हुए इंडिया के अंतर्गत सरकार भी योजना चलाती है, संविधान भी कहना कि उल्लेखित करता है, और DPSP में भी शब्द का उल्लेखित वर्णन किया गया है। तो समाजवाद एक प्रकार की ऐसी अवधारणा है, कहीं ना कहीं असमानताओं को दूर करने का प्रयास करने के लिए समाजवाद शब्द को जोड़ा गया है। आगे अगला वर्ड पे चलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि इसमें लिखा ही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही था कि गरीबी, अज्ञानता, बीमारी, इन अवसरों की असमानता को मिटाने की इच्छा रखता है संविधान हमारा। अगला पॉइंट हमारे पास सेक्युलरिज्म है, पंथ निरपेक्ष, जिसको हम लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। बड़ा अच्छा वर्ड है, देखिएगा, इसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। इससे पहले हम लोग जान लें कि समाजवाद शब्द से यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है, जो समाजवाद पूरी अवधारणा है, इससे अगर मेंस के ओरिएंटेड क्वेश्चन बनेगा तो कैसा बनेगा, उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए,
जो हमारे यहाँ एलपीजी आया था 1991 में, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जिसको कह सकते हैं, एलपीजी 1991 में आया था, उसको आर्थिक नीति कहते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। आप जानते हैं कि इकोनॉमिकल पॉलिसी ने कहीं ना कहीं समाजवाद की दरों को क्या हुआ, लगातार घटने का। हम लोग समाजवाद ये कहते हैं कि अंतराल कम करना है, लेकिन जब समाजवाद की अंतर्गत ही या भारत के अंतर्गत ही इकोनॉमिकल पॉलिसी लगातार इंप्लीमेंट की गई, तो वहाँ पे गरीब वाला व्यक्ति गरीबी की तरफ लगातार बढ़ रहा है, और जो अमीर है वो अमीरी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उसके पास रिसोर्स नहीं है। तो यहाँ पे जो खाई थी बीच की, उसे कम करने की जगह लगातार खाई क्या हो रही, लगातार बढ़ रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से इस शब्द का उच्चारण आपको निकालना पड़ेगा कि भारत के अंदर समाजवाद का जो वर्ड है ये क्या हो चुका है, अप्रासंगिक हो चुका है, इनरिलीवेंट हो चुका है। ऐसा सही है गलत है? तो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि सोशलिज्म वगैरह का जो वर्ड है इनरिलीवेंट हो चुका है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि हाँ, इकोनॉमिक पॉलिसी। तो अब ये बनता है कि हम कैसी पॉलिसी फॉलो करें जिससे कहीं ना कहीं असमानता को कम करें। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे मेंस में, जब आप लगेंगे कि हाँ ये जो प्रश्न बना है वो बना समाजवाद से, सोशलिज्म से बना हुआ है, लेकिन वर्ड क्या पूछ रहा है, इकोनॉमिकल को मिला के पूछ रहा है। तो देखिएगा कहीं ना कहीं जितनी भी पॉलिटिकल सेगमेंट होता है वो इतना बेहतर सेगमेंट होता है कि लगातार वो इन आपस में चीज़ों को लिंक कर लेता है। आगे चलते हैं, दूसरे तीसरे वर्ड पे हम लोग चलते हैं। तीसरा वर्ड बोल रहा है सेकुलरिज्म, जिसको धर्मनिरपेक्षता या पंथनिरपेक्ष कह सकते हैं, इसको बाद में जोड़ा गया था। इस कहानी को समझने का स्टार्ट करिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन embodies of the positive nouns of secularism, which state that the religious in our country, regardless of their strength, enjoy the same status and the support from the government। भारत संविधान धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणाओं का करता है, प्रतीक करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के अंतर्गत क्या सेकुलरिज्म, किसी भी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, किसी भी राज्य का निर्माण किसी धर्म के आधार पर नहीं किया जाएगा, पहला पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट की अगर बात करें तो धर्म के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 15 भी कहता है कि हम धर्म के आधार पर क्या करें, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट, समान सभी को धार्मिक स्वतंत्रताएं समान दी गई हैं, उसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं है। तो सेकुलरिज्म ये कहता है कि भारत के अंदर किसी भी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये प्रेम्बिल का जो वर्ड है सेकुलरिज्म, ये पूरा इसको स्पष्ट करता है। तो यहाँ से तत्पर तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या वर्तमान की स्थिति को देखते हुए हम लोग सेकुलरिज्म की तरफ लगातार बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, घटने का प्रयास कर रहे हैं। इसके माध्यम से अगर आप देखें तो राजनीति की जो जितनी भी चीजें हैं लगातार क्या हो रही हैं, राजनीति में बढ़ रही हैं। अगला जो वर्ड है उस वर्ड के बारे में देखें, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। देखिएगा बड़ा अच्छा वर्ड है। The Indian Constitution establishes a representation parliamentary democracy in which the executive is the head accountable from the policy and action by the legislature। संविधान एक प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की स्थापना करता है जिसमें विधायी के द्वारा सभी नीति बनाई जाती हैं। देखिएगा हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में इसकी अवधारणाओं को अगर देखा जाए तो बड़े आराम से समझें इस वर्ड को, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से इस वर्ड को अगर उच्चारण के अकॉर्डिंग देखें हम लोग तो वहां से कुछ चीजें देखने को मिल जाएंगी। इंडिया के अंतर्गत जो है, अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए पूरे सिस्टम को, तो एक संसदीय व्यवस्था होती है और एक प्रेसिडेंटल आदेशात्मक व्यवस्था होती है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है आप समझिएगा थोड़ा सा। पार्लियामेंट सिस्टम में विधायिका को अलग रखा गया है, लेजिस्लेचर को अलग रखा गया है और कार्यपालिका अलग है। लेकिन यहां संसदीय व्यवस्था में दोनों आपस में क्या होते हैं, लिंक होते, जुड़े हुए होते हैं। और अध्यात्म व्यवस्था में क्या होता है, विधायिका अलग होती है, कार्यपालिका क्या होती है, अलग होती है। ये अलग होगी, ये अलग होगी। इसका मतलब क्या है कि हमने संसदीय व्यवस्था को एस्टैब्लिश किया और संसदीय व्यवस्था एस्टैब्लिश करने से हमें ये लगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि यूएसए के अंतर्गत जो अमेरिका है उसने इस प्रेसिडेंटल रूल को फॉलो कर रखा, तो यहाँ पर राष्ट्रपति के हाथ में क्या पूरी पावर होती है। और हमारे यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ पे कार्यपालिका के अंतर्गत जो है, यहाँ पे राष्ट्रपति क्या है, एक बेसिकली वर्किंग लीडर होता है कार्यपालिका का, लेकिन जो वास्तविक होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया ने ब्रिटेन की तरह क्या किया, डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में स्टैब्लिश होना स्टार्ट किया और संसदीय व्यवस्था को क्या किया, उसने फॉलो किया। तो यहाँ से हमारे इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ सारी चीजें क्या होती हैं, दो प्रकार की वास्तविक होती है, कार्यपालिका होती है, प्रशासनिक कार्यपालिका भी होती है, तो जिसमें ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जाते हैं। तो यहाँ नॉर्मल बात है, बस हमने क्या किया, संसदीय व्यवस्था को रखा जहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को आपस में क्या किया है, आपस में इंटरलिंक किया है, मिलाए के होती हैं। लेकिन यहाँ
यहाँ पे व्यवस्था क्या होती है, अलग अलग करके होती है। पढ़ेंगे इन सिस्टम को कि ये संसदीय व्यवस्था के और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करेंगे। और सबको पता है कि अधिकार है। अगले पॉइंट के हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे लिखा है रिपब्लिक। अब देखिए रिपब्लिक क्या है, गणतंत्र कह सकते हैं एक प्रकार से। तो हमारे यहाँ का जो सिस्टमेटिक है, हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति है, जो हमारा प्रेसिडेंट है, आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो हमारे हैं वो वंशानुगत नहीं होते हैं, हेरिडेटरी नहीं होते हैं। तो राष्ट्रपति कौन से होते हैं, वंशानुगत नहीं होते हैं, वंशानुगत नहीं होते हैं, हेरिडेटरी नहीं होते हैं प्रेसिडेंटली। क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, राष्ट्रपति को अपॉइंट किया जाता है। और राष्ट्रपति अपॉइंट नहीं किया जाता क्योंकि आप जानते हैं कि राज्य का जो प्रमुख होता है, हेड ऑफ स्टेट जो होता है, वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, सरकार का जो प्रमुख होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हेड ऑफ स्टेट जो होता है, हेड ऑफ स्टेट यानी राज्य का जो प्रमुख होता है, जिसको कह सकते हैं कि स्टेट एक मतलब एक राज्य का मतलब एक देश है ये। तो राज्य का प्रमुख कौन होगा, राज्य का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। इसे हम लोग वंशानुगत नहीं कह सकते हैं, ये वंश के आधार पर इसका चयन नहीं होता है। इसको चयनित किया जाता है इलेक्शन के माध्यम से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से। अब हेड ऑफ स्टेट जो होता है, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है पीएम। इसको भी क्या करते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं पार्लियामेंट सिस्टम में चयनित करते हैं। तो आपके दिमाग में बन पा रहा होगा, शासन का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो यानी हमारे यहाँ रिपब्लिक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक शब्द ही दर्शाता है कि भारत का राष्ट्रपति लोगों के द्वारा चुना जाता है, ना कि वंश के आधार पर हम लोग उसको चयन नहीं करते हैं। तो रिपब्लिक एक प्रकार से शब्द को जोड़ा गया कि भारत एक प्रकार से एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हमारे प्रमुख का चयन किया जाएगा, वंश के आधार पर उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा, उसको रिपब्लिक के आधार पर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसके एक प्रकार से फॉर्म थे कि किस किस तरीके से। तो आपने जाना कि यहाँ सोवर्निटी को हमने समझा, सेकुलरिज्म को हमने समझा, एंड देन सोशलिस्ट को हमने, सोशलिज्म को हमने समझा, डेमोक्रेट को हमने समझा, रिपब्लिक को हमने समझा। तो पूरी कहानी की समझा। अब यहाँ से एक प्रश्न ये बन जाता है, जो पहला ये हमारे पास पॉइंट था जो डेमोक्रेट है, तो क्या हमें जो संसदीय व्यवस्था इसको त्याग कर हमें अध्यात्म व्यवस्था को अपनाना चाहिए? इसके बारे में कभी कभी एक प्रश्न बन सकता है। जैसे क्या प्रश्न बनेगा उसके बारे में एक बार देखने का प्रयास करिएगा। लिखा है कि भारत को संसदीय लोकतंत्र छोड़कर अध्यात्मात्मक लोकतंत्र को अपना लेना चाहिए। चर्चा करें, इंडिया शुड लीव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड अडॉप्ट प्रेसिडेंटली डेमोक्रेसी। यानी कह सकते हैं कि भारत को संसदीय व्यवस्था, ऐसा क्यों कहा गया? यह प्रश्न पूछेगा तो क्यों पूछेगा? जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जो होता है, चुनावों की क्या होती है, घड़ी होती है, लगातार चुनाव होते रहते हैं, कभी उसके चुनाव को इसको चुनाव। तो बार बार चुनाव होने से, जैसा कि आप जानते हैं कि 1991 के बाद लगातार गठबंधन सरकारों का क्या हुआ, वर्चस्व बढ़ा। ऐसा बढ़ने से जो सरकारें होती हैं वो कठोर निर्णय नहीं ले पाती हैं, और जब कठोर निर्णय नहीं ले पाएंगी तो सरकार कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, कमजोर होनी स्टार्ट हो जाएगी। गठबंधन की सरकार आप जानते हैं कि सरकार बेहतर नहीं कर पाती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं, या उनके वर्तमान परिदृश्य में देखें तो काम को गति नहीं मिल पाती है। ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम लोग क्यों छोड़ें। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ देश का जो एक सिस्टमेटिक तंत्र है वो गरीबी से, बेरोजगारी से, भुखमरी से, इनसे क्या है, प्रभावित है। और यदि हम इस चीज़ को त्याग कर वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो जो अध्यात्म सरकार होगी तानाशाही बन जाएगी, और बनने के बाद जो निर्णय लेगी वो बड़े बड़े स्तरों पे लेगी। तो ये बेचारे जो गरीब हैं, असहाय हैं, वंचित हैं, बेरोजगार हैं, या अनएम्प्लॉयमेंट जितना भी है, ये सब क्या हो जाएगा, और प्रभावित होगा। तो इसलिए हमारे यहाँ इंडिया में क्या सरकारी क्या है, बेस्ट है। इस प्रकार के कुछ मानक दिमाग में विचार रखिएगा, जहाँ से आपको लगेगा कि मेंस में प्रश्न बनते रहेंगे, प्रीलिम्स बनते रहेंगे, दिमाग में चीज़ें फ्लो के अंतर्गत रखनी है। और अगर हम लोग चर्चा करें, आगे चलते हैं हम लोग, तो आपके दिमाग में सोचा कि हमने जो उसका फॉर्म ऑफ था प्रीलिमिनरी का हमने पढ़ लिया इन शब्दों को। अब बात करते हैं हम लोग अगली कड़ी में इसमें जस्टिस की। इंडिया स्टेट गोल्स, यानी कह सकते हैं कि प्रेम्बिल के जो लक्ष्य हैं वो क्या क्या हैं। अब संविधान के अंतर्गत जो लक्ष्य होंगे वही प्रेम्बिल के क्या होंगे, लक्ष्य होंगे, गोल होंगे। अब लक्ष्य क्या होगा, सभी को न्याय मिले। सभी को न्याय क्यों मिले? सभी को न्याय इसलिए मिले क्योंकि हमारे यहाँ समानता का पाठ पढ़ाया गया है। सभी व्यक्ति, सभी किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी मजहब का, हर व्यक्ति क्या है, समान है। लेकिन समानता के आधार पर धार्मिक समानता को स्टैब्लिश नहीं किया गया है। तो यहाँ कई बार पूछता है कि समानता कितने प्रकार की रखी गई है। तो यानी समानता भी कितने प्रकार की रखी गई है, साथ में न्याय भी कितने प्रकार रखा गया है, ये सब चीज़ें जानेंगे। तो टर्म ऑफ जस्टिस यूज इन द प्रेम्बिल टू रेफर टू 3 टाइप्स, यानी कह सकते हैं कि प्रेम्बिल में जो जस्टिस है वो 3 प्रकार का है, सोशल, इकोनॉमिक और
पॉलिटिकल, कह सकते हैं कि यहाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, एक प्रकार से हर किसी व्यक्ति को अपने समाज के अंतर्गत या अपनी आर्थिक नीतियों के अंतर्गत या राजनीतिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या है, समान न्याय दिया जाए। एग्जाम्पल समझिएगा, एक राष्ट्रपति ने जो, एक किसी व्यक्ति ने, नॉर्मल व्यक्ति ने जो अपराध किया होगा और किसी दूसरे व्यक्ति ने जो अपराध किया होगा, दोनों अपराधों की श्रेणी एक ही जैसी होगी। ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग न्याय है, उसके लिए अलग न्याय है। तो न्याय की अवधारणा को तीनों ही एस्पेक्ट में एक आधार पर रखा गया कि सभी को बराबर न्याय दिया जाएगा, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, चाहे राजनीतिक न्याय हो, चाहे वो धार्मिक न्याय हो, सॉरी आर्थिक न्याय हो। इसमें धार्मिक न्याय की कोई बात नहीं की गई है। तो याद रखिएगा, जस्टिस इसमें 3 प्रकार के रखे गए हैं। यहां से प्रश्न बन जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है, लिबर्टी, स्वतंत्रता। ये क्यों? जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 19 टू 22 के अंतर्गत जो है स्वतंत्रता का अधिकार को भी रखा गया है। तो द टर्म ऑफ लिबर्टी रेफर टू एब्सेंस ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड इंडिविजुअल एक्टिविटीज वाइल ऑल्सो ऑल्विंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। यानी कह सकते हैं कि एक प्रकार से गतिविधियों पर प्रतिबंध करने के साथ साथ अनुमति से जितनी व्यक्तिगत विकास है उनको अनुमति देता है संविधान, कि हर किसी व्यक्ति का विकास होना चाहिए। अब विकास करने के लिए उसने यहाँ पे जो लिबर्टी है उसको 5 भाग में रखा गया है। एक प्रकार से कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ द थॉट्स, मतलब कह सकते हैं कि विचार, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, बिलीव, विश्वास, फेथ मतलब आचरण, वर्शिप माने कहीं ना कहीं उसका पूजा पाठ जैसे कह सकते हैं। तो हमारे पास 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 1, 2, 3, 4, यानी कह सकते हैं स्वतंत्रता, यानी जिसको आचरण कह सकते हैं। अब ये क्यों किया गया है? अगर हम इनकी चर्चा करें तो यहाँ से विचार मतलब चिंतन करना, विचार मतलब चिंतन करना। हर किसी व्यक्ति को अपना अधिकार है, स्वतंत्रता है, वो कितना ही चिंतन कर सकता है। कभी किसी धर्म में लीन हो जाए, किसी कार्य में लीन हो जाए, वो उसके ऊपर क्या है, विचार है। ऐसा नहीं किसी के ऊपर थोपा विचार नहीं जाएगा। और सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मानव द्वारा की जाती हैं। और अगला पॉइंट लिखा अभिव्यक्ति, मतलब किसी भी अवधारणा को, अपने विचार को प्रकट करना, रिप्रेजेंटेशन देना। रिप्रेजेंट मतलब कहीं ना कहीं भावना को एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेशन देना। एंड देन विश्वास मतलब कह सकते हैं कि कोई भी किसी भी विचारधारा में किसी भी, विश्वास को 2 जगह लिखा है, एक ही वर्ड डाल दिया। विश्वास एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक किसी भी विचारधारा में, किसी भी शब्द में या किसी भी आधार पर वो उसमें विश्वास कर सकता है। और यहाँ नंबर 2 का इसमें रिलीजियस, धर्म के कर लीजिएगा कि धर्म का आचरण या रिलीजियस, धर्म की जितनी भी चीजें हैं उन पे हम क्या करता है, कोई व्यक्ति किसी को धर्म अपना सकता है, किसी को छोड़ सकता है, किसी को अपना स्वतंत्रता है देगी है। और पूजा की स्वतंत्रता मतलब आचरण की स्वतंत्रता। आचरण मतलब जो उसका एक एटीट्यूड है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसका वर्कशिप है, उसकी उपासना करने का पूरा अधिकार दिया गया है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि लिबर्टी की जो स्वतंत्रता है वो 2 प्रकार से यहाँ से रखी गई है। तो यानी कभी अगर पूछेगा तो लिबर्टी 5 प्रकार की लिबर्टी को डिफाइन किया गया, थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीव की, फेथ की, वर्कशिप थॉट की, एक प्रकार से लिबर्टी को रखा गया है। अगला पॉइंट अगर हम लोग बात करें, अगला पॉइंट क्या है, इक्वलिटी, समानता। तो आप याद रखिएगा समानता की भावना को 2 प्रकार से रखा गया है। तो समानता, इक्वलिटी का मतलब है कि कहीं ना कहीं इक्वलिटी जो टर्म है वो लैक ऑफ स्पेशल प्रिविलेंस ऑफ द एनी ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, वैल्यूएबल एबिलिटी, सुटेबल अपॉर्चुनिटी। देखिएगा 2 प्रकार की स्वतंत्रता है, एक तो प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता और एक होती है समानता, और एक होती है अवसर की समानता। प्रतिष्ठा मतलब हर किसी व्यक्ति को, कहीं किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी आर्थिक रूप से हो, सभी को समान रूप से प्रतिष्ठा, मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। तो यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पेस्टिसाइड की कह सकते हैं 2 प्रकार स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा की समानता, और दूसरा है अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की समानता। हर किसी व्यक्ति को जॉब में, इन सब चीज़ों में असमानता नहीं की जाएगी, समानता पैदा की जाएगी। लेकिन क्या होता है, नहीं होता, ये सब बातें चर्चा करेंगे। फिलहाल इसमें समानता के बारे में अगर हम लोग बात करें तो समानता का मतलब 2 प्रकार से समानता को रखा गया है। अगला पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट आपके सामने डिग्निटी ऑफ पर्सन। प्रेम्बिल में के उद्देश्य में ये कहा गया है कि हर किसी व्यक्ति को अपना एक मानवीय जीवन जीने का अधिकार है। यानी मानवीय जीवन का मतलब है कि कहीं ना कहीं गरिमा के साथ पूर्ण जीवन जी सके, मतलब लाइफ का जो जीवन स्टाइल है अपने आधार पर जी सके, उसमें कोई सरकार या कोई व्यक्ति उसको हस्तक्षेप ना करे। लेकिन क्या ऐसा होता है, नहीं होता है, चर्चा करेंगे। बट अभी इस शब्द को समझिए, डिग्निटी ऑफ पर्सन यानी व्यक्ति को हर गरिमा के साथ जीवन जीने का क्या अधिकार दिया गया है। आगे हम चर्चा करें, फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व, यानी कह सकते हैं, बड़ा अच्छा वर्ड है। देखिएगा भाईचारे की भावना को कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करना, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। तो भारत के अंतर्गत ये भी स्टैब्लिश किया कि वह किसी धर्म का है, हिंदू जाति किसी भी वर्ग का है, हर किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं अधिकार दिया गया है कि वो अपने भाईचारे की भावना को स्टैब्लिश करे। ये इसका गोल है। अब इसका गोल अगर ये है तो इस चीज को समझना पड़ेगा।
उसके बाद देखें यूनिटी क्या है, एकता। यूनिटी इज द फिजिकोलॉजिकल आइडिया ऑफ द मीन्स डेवलप अ सेंस ऑफ अमोंग सिटीजन। एकता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, एक प्रकार से फिजिकोलॉजिकल एक माइंड है। इसे ऐसा कह सकते हैं कि नागरिकों के बीच में क्या होना, एक होने की भावना को पैदा करना। एक यूनिटी मतलब एकता पैदा करना, कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पे एक प्रकार से चीजें रहती हैं। अगला पॉइंट क्या है, इंटीग्रिटी। ये जोग्राफिकल कंसिडर के रूप में रखा गया कि इसका अर्थ यह हो कि कोई भी भारत का किसी भी भूभाग को अलग होने का अधिकार या किसी भी क्षेत्र को अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसको हम लोग इंटीग्रिटी, अखंडता के बारे में चर्चा करते हैं। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो हमने क्या किया, हमने इन पूरे प्रेम्बिल की अवधारणा को, प्रेम्बिल के पूरे सार को पढ़ने का प्रयास किया और जाना कि प्रेम्बिल की अवधारणा, हमने सारे वर्डों को डिफाइन करने का प्रयास किया। देख लीजिएगा कि प्रेम्बिल सोर्स ऑफ पावर क्या है, प्रेम्बिल की सोर्स ऑफ पावर क्या है, प्यूपिल्स है, उसके प्रेम्बिल का फॉर्म क्या है, सोवर्निटी है, सोशलोजिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है। इनके शब्दों को भी जाना, इनके क्वेश्चनों को भी जाना, सेकुलरिज्म के इन सारे अर्थों को जानने के बाद हमने कितना, देखिए कितना अच्छे आराम से इन चीज़ों को क्या क्या कवर कर पाए हैं। देन इसका पर्पस, उद्देश्य क्या है, जस्टिस कैसे होता है, 3 प्रकार का होता है, लिबर्टी 5 प्रकार की होती है, इक्वलिटी 2 प्रकार की होती है, डिग्निटी 1 प्रकार की होती है, फर्टर्निटी बंधुत्वता को पैदा करना है, यूनिटी एकता को पैदा करना है, इंटीग्रिटी अखंडता मतलब किसी को अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया, लागू करनी थी। तो ये एक मूल सार है प्रेम्बिल का। इस सार को जब आप समझ पाएंगे तो आपके दिमाग में पिक्चर बन जा पाएगी, किसी भी अर्थ को लेते हुए आप निकालने का प्रयास करेंगे। अगला पॉइंट अगर बात करें तो कुछ जो बचा हुआ है जो हमें पढ़ना था इसका, तो मैंने बताया था कि इसकी जो पिक्चर बनानी है तो आपने क्या किया, आपने इसको पढ़ लिया, एग्जाम ओरिएंटेड कहाँ कहाँ रोल है, बैकग्राउंड हमने बता ही दिया था। महत्व को पढ़ना है, तत्व हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, आलोचना तत्वों को पढ़ लें, फिर देखना इसके आंसर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए उसको भी एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं, महत्व को। तो इस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करिएगा कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िएगा, पूरी कहानियाँ मत पढ़िएगा। बहुत सारे लोग इसमें 4-4, 5-5 घंटे की पूरी स्टोरी बताएंगे, क्या करना है यार उनको जान के, आज जब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। प्रस्तावना के महत्व को समझते। देखिए आप सोचिए, जब भी कोई पिक्चर आती है, जब भी कोई पिक्चर रिलीज होती है, जब तक उसका एक टाइटल जो होता है, उस टाइटल के आधार पर अगर पिक्चर बनी है तो ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं कि उसमें लगता है कि वास्तविक जो उसका नाम रखा गया है वो उस पिक्चर के नाम के अनुकूल बेहतर रखा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं संविधान का क्या जब दर्शन है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो के एम मुंशी हैं उन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो राजनीति की जन्मपत्री है, राजनीतिक जन्मपत्री है। जिस प्रकार के किसी एक मानव की जन्मपत्री होती है, उसके जन्मपत्री का मतलब है कि जन्मपत्री ये दर्शाती है कि अभी कितना आगे बढ़ चुके हैं और उसमें जीवन में क्रियाएं कैसी कैसी होंगी। यानी कह सकते हैं एक प्रकार से एक भविष्य को दर्शाती है जन्मपत्री। तो एक प्रकार से संविधान की जो प्रस्तावना है वो भी एक संविधान की जन्मपत्री है। तो ये किसने कहा, के एम मुंशी ने कहा। गजेंद्र गडकर ने भी यही कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संवैधानिक निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, ये मस्तिष्क की सोच है, ये मस्तिष्क से निकला हुआ एक दर्शन है। तो यानी जो मस्तिष्क में क्या क्या था संविधान निर्माताओं के, उसके बारे में प्रस्तावना में चर्चित वर्णन किया गया है। और साथ में ठाकुरदास भार्गव ने ये कहा था कि संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना है, यानी प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। जैसे कह दीजिएगा बिना शरीर के आत्मा नहीं आती है, तो ऐसे ही बिना प्रस्तावना के संविधान नहीं बना। तो यानी ठाकुरदास भार्गव ने भी यही उच्चारण किया कि संविधान जो है, प्रस्तावना जो है, संविधान की आत्मा है। तो ये 3-4 महत्व को देखा जाए तो ये भी कह सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना राजनीतिक जन्मपत्री है, संविधान जो की प्रस्तावना जो है वो संविधान निर्माताओं के दिमाग की उपज है, ये संविधान की प्रस्तावना जो है वो प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। ऐसा करके इसके एग्जाम महत्व के रूप में हम लोग डिनोट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने लिखा भी है कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो मौलिक मूल्य को, मतलब मौलिक मूल्य जो उसके एक वैल्यू है, उसके वैल्यू है किसकी, फिलॉसफी को, दर्शन को व्यक्त करती है, जिस पर संविधान आधारित है। मतलब जिस संविधान को जैसे बनाया गया है उसका पूरा सार किसमें इन्वॉल्व कर दिया गया, प्रस्तावना में। साथ ही उन लक्ष्यों को भी, यानी कह सकते हैं जो उसके गोल्स हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं, उनको व्यक्त करती है। और संविधान के संस्थापकों की नीति के निर्देशन किया गया, यानी संविधान के जो निर्माता हैं उनको डायरेक्शन के आधार पर कि कहाँ कैसे करना, ये रिप्रेजेंट किया गया है। अगला पॉइंट देखा जाए, सर्वोच्च न्यायालय के क्या क्या विभिन्न निर्णयों की प्रस्तावना के महत्व और उपयोगिता के आधार पर प्रकाश डाला गया। संविधान के निर्माताओं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश डाला। जैसे मान लीजिएगा प्रस्तावना उन मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करती है जिन्हें प्राप्त करने के लिए कानून का इरादा है, यानी कानून कैसे बनाया जाए ये सब मानक मानते हुए हम प्रस्तावना को मानक मानते हैं। उसके आधार पर कानून क्या है, लो भी क्या करते हैं, बन पाते हैं। तो प्रस्तावना एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ 4-5 पॉइंट याद रखिएगा। प्रस्तावना एक संविधान की कुंजी है, मानव कुंजी है, मस्तिष्क के विचारों की उपज है, ये संविधान का परिचय है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं जो आप महत्व के रूप में डिनोट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसके बाद उन स्वतंत्रताओं के, देखिए वही स्वतंत्रताओं की घोषणा करती है जहां पे हमें क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं।
तो ये एक बेसिकली 4-5 चीज़ें अपने दिमाग में रखिएगा और दिमाग में रखने के बाद इस्टेब्लिश कर लीजिएगा कि हाँ, संविधान का प्रस्तावना क्या महत्व है। तो 4-5 बातें कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक पत्री है, जन्मपत्री है। संविधान की प्रस्तावना जो है निर्माताओं के दिमाग की उपज है, या संविधान की प्रस्तावना कह सकते हैं कि एक संविधान की आत्मा है। इस प्रकार से 4-5 चीज़ों को, यह संविधान की जो प्रस्तावना है वो आदर्शों का, मूल्यों का वर्णन करती है, जिनके लिए लक्ष्य या जो जिस लक्ष्य के आधार संविधान को बनाया गया था। अगर हम लोग आलोचना की बात करें, क्रिटिसिज्म की बात करें, आलोचना की बात करें, तो आलोचना मतलब हम आराम से कर सकते हैं। आलोचना क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इंडिया में सबसे अच्छा काम है आलोचना करना, क्रिटिसिज्म करना। तो 2-3 पॉइंटों में क्रिटिसिज्म को भी याद रखिएगा। जैसे मान लीजिएगा अपरिवर्तनीय है, उसको हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते। अब परिवर्तन अपरिवर्तनीय है तो परिवर्तन क्यों नहीं कर सकते, इसके बारे में जान लीजिएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कुछ बहुत सारे इश्यूज वगैरह आए होंगे, मुद्दे आएंगे, उनको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन परिवर्तन कर सकते हैं जो कहना कि संविधान के आदर्श या प्रावधान है, उनमें चेंजिंग कर सकते हैं। किस माध्यम से? या तो न्यायालय के निर्णय के माध्यम से चेंजिंग किया जाएगा, या संसद के माध्यम से कानून बना के किया जाएगा। तो इन्हें चेंजिंग तो कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे में नहीं। जो उसके प्रावधान है, प्रोविजंस हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो यानी एक प्रकार से आलोचना हम ये भी कर सकते हैं कि परिवर्तनीय नहीं है। और जब हम किसी जल को एक साथ रख देंगे और लंबे समय तक उसको ध्यान नहीं देंगे तो जल भी खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो वर्तमान में उसकी वास्तविकता का क्या परिचय है वो हट जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि प्रस्तावना जो है, अगर प्रस्तावना के अंतर्गत हम लोग बहुत सारी अस्पष्टता है, ये भी कह सकते हैं कि हमारे साथ जो प्रस्तावना जो शब्द हैं वो अस्पष्टता, अस्पष्ट मतलब जो समाजवाद वर्ड है, पंथनिरपेक्ष वर्ड है, ये स्पष्ट नहीं है कि समाजवाद कहाँ तक लेके जाना है, कौन सा समाजवाद इस्टेब्लिश करना है, समाजवाद का वास्तविक अर्थ क्या है। 1985 में जाकर तो चला पता कि समाजवाद की जो परिभाषा दिया गया DS नकारा ने कि यहाँ आय की असमानता को कम करना है, जीवन के स्तर को बढ़िया करना है, वंचित गरीबों का कल्याण करना। तो यहाँ तब दिया गया, यानी मौलिकता भी नहीं है इसमें, यानी ओरिजिनलिटी नहीं है कि जिसको मानक मानते हुए कुछ कानून बनाया जाए या फिर कोई लॉ चेंजिंग किया जाए, ये भी नहीं है। तो यानी क्रिटिसिज्म के रूप में आप 3-4-5 पॉइंटों को याद में रख सकते हैं, जो कहीं ना कहीं लेखन शैली में आपके काम आएंगे। ये मुख्य बातें हैं आपकी। आगे चलते हैं, प्रस्तावना के अंतर्गत जो आगे अगला पॉइंट आएगा उसमें बात करते हैं अमेंडमेंट की। प्रश्न ये बन जाता है कि क्या अमेंडमेंट हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जान लीजिएगा कि प्रेम्बिल जो है, अभी तक प्रेम्बिल में एक बार अमेंडमेंट हुआ है, 42 अमेंडमेंट, जिसको 1976 में हुआ था। अब 1976 में अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें 3 टर्म या 3 वर्डों को ऐड किया गया था। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें 3 वर्ड नहीं, इसमें 4 वर्ड हैं। लेकिन कैसे समझना है, इसको बात को समझना है। पहला वर्ड क्या निकल के आ जाएगा इसमें? सोशोलॉजी, मतलब समाजवाद, समाजवाद या समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। अब समाजवादी शब्द को जोड़ा गया तो यानी पहले शब्द नहीं था 1976 से पहले, कभी यही पूछ लेता है। सेकुलरिज्म मतलब कह सकते हैं कि पंथनिरपेक्ष को जोड़ा गया, तो पंथनिरपेक्ष पहले नहीं था, बाद में जोड़ा गया, तो यानी ये 1976 के बाद आया, इससे पहले नहीं था। एंड इंटीग्रिटी मतलब अखंडता को जोड़ा गया, तो अखंडता भी क्या है, इससे पहले नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया है। लेकिन एक वर्ड आपने देखो, 3 वर्ड को जोड़ा गया, लेकिन वास्तविक वर्ड कितने हैं? एक वर्ड यहाँ एंड जो लिखा है ना, ये और, तो ये और भी अपने आप में क्या है, एक वर्ड है। तो शब्द जोड़े गए हैं 4, लेकिन वास्तविक शब्द जोड़े गए हैं वो 3 जोड़े गए हैं। तो कभी अगर पूछा जाएगा कितने शब्दों को शामिल किया गया, तो शब्द जोड़े गए हैं 4, लेकिन वास्तविक शब्द जो हैं जिनके शाब्दिक अर्थ निकलते हैं वो कितने जोड़े गए हैं? 3 जोड़े गए हैं। इसलिए याद कर लीजिएगा कि इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चर्चा करें कि थोड़ा सा पॉइंट इसमें देखें कि 2 इशू निकल के आते हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से देखा जाए। पहला पॉइंट तो ये है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं है, पहला पॉइंट। 2 पॉइंट निकलते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो पार्ट है या नहीं है, पहला मुद्दा ये निकल के आता है, ठीक है। 10 मिनट। देन नंबर 2 पॉइंट निकल के आता है कि इसमें हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 जो इशू हैं, इन दोनों इशू पे बड़ा लंबा लेटर से निकल के आता है। लोग इसमें पूरी कहानी आपको बताएंगे कि यार ये जो चीज़ें हैं पार्ट है या नहीं है, चेंजिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। इसको थोड़ी सी कहानी में समझने का प्रयास करते हैं। कह सकते हैं कि 1900 जो 2 मुद्दे हैं, संविधान का अंग है या नहीं है, या चेंज नहीं कर सकते हैं, दोनों पॉइंटों को आराम समझते हैं। एक बेरोजगारी विवाद आया था 1960 में। उन्होंने कहा था कि संविधान का जो प्रस्तावना जो संविधान का भाग नहीं है, और जब नहीं है तो उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। जब संविधान का भाग नहीं है तो उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस आया। उस केशवानंद भारती केस ने क्या किया, पूरा सुप्रीम कोर्ट में एक दायर की याचिका, और उसमें स्पष्ट माना कि संविधान का भाग क्यों नहीं है, क्योंकि ये दर्शन है। तो स्पष्ट किया गया कि कहीं ना कहीं ये संविधान का भाग है प्रस्तावना, ये अभिन्न अंग है।
अभिन्न अंग का मतलब है कि इंडेक्स है पूरा संविधान का, लेकिन इसके मूल ढांचे में चेंजिंग नहीं कर सकते, बाकी इसकी चेंजिंग कर सकते हैं, यानी परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसीलिए आप जानते हैं फिर मिर्ना विल्स केस आया, फिर LIC केस आया, उनमें भी केशवानंद भारती की चीज़ों को क्या किया, रिप्रेजेंट किया गया। तो अंततः आप ये समझ में दिमाग में होना चाहिए कि पहले संविधान का भाग नहीं था, लेकिन जब 1973 में सब चीज़ें इस्टेब्लिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मूल ढांचे का एक सिद्धांत दिया, और मूल ढांचे का सिद्धांत देने के बाद उसने कहा कि ये मूल ढांचा है, इस मूल ढांचे में चेंजिंग नहीं कर सकते, इसके अलावा जो बचेगा उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो संविधान का प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना एक अभिन्न अंग है, प्रस्तावना एक अभिन्न अंग है, उसमें चेंजिंग कर सकते नहीं कर सकते, ये सब बातें हम लोग केसों के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे देखा जाए, पहला क्या लिखा है, बेरुवारी 1960 में, देखो क्या लिखा है इन लोगों ने, दिमाग की कुंजी है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। संविधान के किसी भी लेख में एक शब्द अस्पष्ट है या एक से अधिक व्याख्याएं हैं, और जब कहीं समस्याएं पैदा आएंगी संविधान के अंतर्गत, तो उसके लिए प्रस्तावना सबसे बड़ी क्या होगी, उपयोगी होगी। तो यानी ये पॉइंट इसमें कहा गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि प्रस्तावना के महत्व की इसकी मान्यता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना कानून के स्पष्ट प्रावधानों का स्थान ले सकती है। जब कहीं कहीं समस्या आएंगी कानून को समझने में, वहां प्रस्तावना सबसे मौलिकता के रूप में परिचय देगी कि शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है और क्या नहीं है। इसके उपरांत इन्होंने क्या कहा, संविधान का भाग नहीं है। फिर बेरुवारी मामले में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि प्रस्तावना संविधान का भाग हिस्सा नहीं है, इसलिए कभी भी इसे महत्वपूर्ण शक्ति का स्रोत नहीं मान सकते। तो उन्होंने कहा कि संविधान का अगर ये भाग नहीं है तो इसको हम लोग बेसिक आधार नहीं बना सकते। तो यानी बेरुवारी का मामले में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ये 1960 में बेरुवारी मामले सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। उसके उपरांत क्या है, केशवानंद भारती जी आते हैं, इन्होंने अपनी क्या किया, एक दायर की, दायर करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया था पहले बेरुवारी में, उस सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को क्या कर दिया, खारिज कर दिया, और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत चेंजिंग कर सकते हैं। यह भी स्पष्ट इसने कर दिया कि केशवानंद भारती केस में कि 368 के तहत क्या कर सकते हैं, इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो यानी ये कह सकते हैं कि एक अभिन्न हिस्सा है, इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। और कहा कि संविधान के प्रस्तावना व्यक्त भव्य और महान दृष्टि के आलोक को पढ़ा गया और व्याख्या किया जाना चाहिए था इसका। और तो यानी आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गई। और भी केस आए तो इस फैमिली प्रस्तावना में वही संविधान का अंग सुनाया। तो यहाँ से आप प्रश्न बन जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत जो उसके मूल विचार हैं, जो एक प्रकार से उद्देश्य हैं, जो दार्शनिक विचार हैं, उनका उल्लेखित वर्णन कौन करता है, प्रस्तावना करती है। तो सुप्रीम कोर्ट के मामले के बाद सारे निष्कर्ष निचोड़ने के बाद क्या निकल के आया कि प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की कार्य शक्ति का स्रोत है। यानी कह सकते हैं कि प्रस्तावना किसी भी शक्ति का स्रोत नहीं है, लेकिन कहीं समस्या आएंगी तो वहां व्याख्या करने का, उल्लेखित करने की उपयोगिता के आधार पर उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो यानी अंत निचोड़ निकाला कि यह गैर न्याय संगत है, अर्थात इसके प्रावधान को लागू नहीं किया जा सकता। तो यानी कोई ये कहने लगे कि समाजवाद वर्ड का स्टैब्लिश किया गया, समाजवाद को स्टैब्लिश कर लिया पूरे इंडिया में, तो ऐसा उसे नहीं कह सकते हैं। उसके बाद अंत निचोड़ के निकल के आया कि संविधान का क्या है, अभिन्न हिस्सा है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, पूरी प्रेम्बिल के इस कहानी को ओवरव्यू में कन्वर्ट कर दिया। और ओवरव्यू का लेने के बाद हमने क्या किया, पूरे जितने भी इसमें शब्द थे हमने क्या पढ़ा, देख लीजिएगा। हमने प्रेम्बिल के बारे में पूरी एक पिक्चर बना ली कि प्रेम्बिल होता क्या क्या है, प्रेम्बिल का बैकग्राउंड क्या है, प्रेम्बिल के बैकग्राउंड के बाद देखा तो इसके एलिमेंट्स यानी तत्व क्या क्या हैं, इसका महत्व क्या क्या है। इतनी छोटी सी क्लास में हमने इसकी आलोचना को भी जान लिया थोड़ा सा, है ना, उसके कुछ मुद्दे को भी जान लिया, इशूज को भी जान लिया। उसके बाद ये सब जाना तो आपने लगा कि हाँ वाला मजा आ रहा है। तो ये एक टॉपिक की एक थीम थी, एक टॉपिक की समझ थी कि प्रेम्बिल को। अब इससे जब प्रश्न आएगा तो आप इन प्रश्नों को आप आराम से कर पाएंगे। जैसे मैं आपके सामने प्रश्न बता रहा हूँ यूपीएससी में जो आए हुए हैं, क्या प्रश्न लिखा है देखिएगा। द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रिफ्लेक्टेड द विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। आप जानते हैं कि जो संविधान के दिमाग निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है, ये दिमाग के मस्तिष्क का उपज है, वो कहाँ है, प्रेम्बिल में है। तो बिना कुछ करे टिक करिए, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ कि किसने कहा, गजेंद्र गडकर ने कहा था ये दिमाग की उपज है। तो टिक करिए, बढ़िया आगे। अगला प्रश्न क्या है, इकोनॉमिकल जस्टिस, यानी कह सकते हैं कि सामाजिक आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय की जो जस्टिस है हमारे पास, वो 3 प्रकार का दिया है प्रेम्बिल में, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कौन सा दिया है इसमें, सोशल। तो 3 प्रकार का जस्टिस दिया है, जबकि ये डीपीएसपी में उल्लेखित किया गया। तो आप ये आराम से कह सकते हैं कि प्रेम्बिल में और डीपीएसपी में क्या किया, इसका उल्लेख किया। देखो आराम से हम इसको निकाल सकते हैं। तो जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो ऐसे प्रश्नों को प्रीलिम्स में और देख लीजिएगा।
प्रीलिम 2020 में ही प्रश्न आया था कि संविधान का हिस्सा है नहीं, तो आप आराम से कह सकते हैं कि संविधान का यह हिस्सा है, किसी भी अन्य भाग के समान कानूनी प्रभाव लागू होंगे। तो कानूनी प्रभाव लागू नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। हिस्सा है लेकिन इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। देखिए, कानूनी प्रभाव, हिस्सा है लेकिन कानूनी प्रभाव नहीं है। तो दिमाग में आपने खुद देख पा रहे हैं, प्रीलिम्स के आधार पर, मेंस के आधार पर जो क्वेश्चन है, तो आप महत्व बता सकते हैं। देखिए, महत्व को मैंने 4-5 पॉइंटों में बताया था। के एम मुंशी ने क्या कहा था, गजेंद्र गडकर ने क्या कहा था, ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा था। आराम से उसको लिखिएगा, बड़ा मजा आ जाएगा। तो दोस्तों, पूरी प्रेमबिल की कहानी को मैंने आपके साथ रिप्रेजेंट करा। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। प्रेमबिल की पूरी कहानी आपने समझ पाए होंगे। तो अगर प्रीलिम्स में जब क्वेश्चन आएगा, तो चाहे रिपब्लिक से आ जाए, डेमोक्रेट से आ जाए, सोशलिस्ट से आ जाए, या सोवरेनिटी से आ जाए, या फिर जस्टिस से, लिबर्टी से, इक्वलिटी से, फर्टिनिटी से, यूनिटी से, एंड देन इंटीग्रिटी से, किसी से भी प्रश्न आ जाए, आप आराम से कर पाओगे। और आपके दिमाग में इस छोटी सी क्लास में पूरी प्रेमबिल को लेते हुए पिक्चर बन गई होगी। लोग इसको पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं, पर इतना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर लेते हैं दिमाग में कि हाँ ठीक है भाई, उसकी कहानी पढ़नी है। बट ऐसा नहीं करना है। प्रीलिम्स बिल्कुल कोर एरिया के माध्यम से क्रैक करना है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, एंजॉय करें इस पढ़ाई के साथ, और पूरी यात्रा का जश्न मनाइएगा, क्योंकि यही यात्रा ही आपकी जश्न की है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड।